वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट अप्रैल 2024 के जो फर्स्ट वीक के जो करंट अफेयर है उनको जो हम कवर करेंगे। ये हैंडरिटन नोट्स होंगे और ये न्यूज़पेपर से जो वो डायरेक्ट उठाए गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में है पूरे वीक का, उसको हम जो है वो कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ टॉपिक्स के साथ। इसमें जो फर्स्ट है वो है इंडिया टीबी रिपोर्ट। ये इंडिया टीबी रिपोर्ट है, ये रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है रिलीज की है। इसमें अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया है कि हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट है रिलेटेड टू टीबी वो जो है वो कम हो गई है। पहले यानी कि 2015 में जो है वो 28% थी और अभी जो है वो 23% हो गई है पर 1 लाख। यानी कि पहले जो है वो 1 लाख में जो 28 लोग जो है वो टीबी की वजह से मर रहे थे। अभी बात करें तो अभी जो है वो 23 वो लोगों की डेथ हो रही है ड्यू टू द टीबी। टीबी फ्री भारत का जो इनिशिएटिव है यानी कि टीबी फ्री इंडिया जो टारगेट हमने रखा है वो 2025 का रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें टीबी फ्री का टारगेट है 2030, याद रखना। और ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और भारत के टीबी फ्री या टीबी से रिलेटेड जो इनिशिएटिव है भारत के, तो उसमें सबसे पहला है कि टीबी मुक्त भारत अभियान जो शुरू किया है। देन नेक्स्ट है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। रिपोर्ट्स एंड डाटा कलेक्शन, जैसा ये रिपोर्ट है रिसेंटली की इंडिया टीबी रिपोर्ट, तो उसी के रिगार्डिंग है। इससे अवेयरनेस कैंपेन्स और एनजीओ की इन्वॉल्वमेंट और सेल्फ हेल्प ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू जो है वो डिफरेंट लेवल्स पर जो है वो अवेयरनेस कैंपेन जो है यहाँ पर जो है रन कर रही है सरकार, ताकि जो है टीबी के केसेस जो कम से कम जो हो। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एंड वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। तो ये वेस्ट एंड एक्शन रिसोर्स प्रोग्राम है, ठीक है। वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम है जो ये यूके बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करता है मॉनिटरिंग ऑफ द फूड वेस्टेज। इसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, फूड वेस्टेज के रिगार्डिंग जो है ये मेजर्स लेता है। और इसने हाईलाइट किया है कि ट्रिलियंस ऑफ फूड जो है वो वेस्ट हो रहा है हर साल, जिससे जो है वो एक तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फूड वेस्टेज से जो पोल्यूशन भी जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। प्लस साथ में फूड शॉर्टेज से जो है वो क्राइसिस जो है वो सिक्योरिटी पीस सभी तरह के जो है वो क्राइसिस फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो रेज हो रही है। और इंडेक्स की इसमें अगर हम बात करें कि इंडेक्स जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो आपका टारगेट 12 है यानी कि गोल 12 है वो फोकस करता है सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न पर। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो 2030 तक हमारा टारगेट है कि 17 गोल्स जो हमने सेट रखे हैं 2015 में जो बने थे, इसमें जो हमें इन्हें अचीव करना है 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कच्चा थीवू आइलैंड। ये आइलैंड अभी रिसेंट में न्यूज में आया कि जो डिस्प्यूट था ये 1974 में यानी कि 1974 का डिस्प्यूट था, जब ये टेरिटरी जो है वो मैरीटाइम डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए थे बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो श्रीलंका को जो है वो गवर्नमेंट ने दिया था। अभी ये रिसेंट में न्यूज में आ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है, कहाँ पर है? द पाक स्टेट के बीच में है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रामेश्वरम। कहीं ना कहीं जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन ओशन का पार्ट है, याद रखना। और आइलैंड जो है वो वोल्केनिक आइलैंड है और वोल्केनिक इरप्शन जो जहाँ पर हुआ था वो था 14th सेंचुरी में। और भारत ने जो है इस आइलैंड को जो मैरीटाइम एग्रीमेंट के अंडर जो है उसको ट्रांसफर किया था श्रीलंका को, ये याद रखना। अदर मैरीटाइम डिस्प्यूट्स जो है वो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें आता है सर क्रीक, क्योंकि लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो सब बात करते हैं, लाइक चाइना से और पाकिस्तान से हमारे चलेंगे, केवल एक नेपाल से भी काला पानी वाला रीजन, बांग्लादेश के साथ भी हमारे ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं जो लैंड पर है। लेकिन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स जो है वो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें जो है सर क्रीक आता है जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देन उसका न्यू मोरे आइलैंड के बांग्लादेश में है और ये जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। तो ये दो आइलैंड डिस्प्यूट्स जो है वो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स पे अगर हम बात करें तो ये भी जो है वो इसके साथ जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये न्यूज में रहा है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इसने क्या कहा है कि डिसाइड किया है कि ये क्या करेगा, 18 जो आपके सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उनको डीलिस्ट करेगा। इसने कहा है कि इनकी जो है वो नेशनल लेवल पे उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना जो हमने इन्हें जो है लेवल दे रखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 1861 में बना है ड्यूरिंग द वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया अलेक्जेंडर कुनिंघम ने, इसको जो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर।
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अगर रिगार्डिंग अगर बात करें तो 1924 में जो है वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो ऑफिशियली जो सिविलाइजेशन डिक्लेयर किया था सर जॉन मार्शल ने। याद रखना सर जॉन मार्शल ने जो है वो ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को एज अ सिविलाइजेशन इन 1924। देन उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस साथ में ये जो है वो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो करंट को हिस्ट्री के साथ लिंकअप करते हैं यहाँ पर और पढ़ते हैं वैकोम सत्याग्रह। जो वैकोम सत्याग्रह है ये आज से 100 साल पहले हुआ था 1924-24। ये जो सत्याग्रह था तो जो मेन टारगेट था वो था अनटचेबिलिटी और जो कास्ट ऑपरेशन जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है साउथ इंडिया में उसको जो है वो टारगेट कर उसको एड्रेस करने के लिए जो ये सत्याग्रह लॉन्च किया था। इसमें जो फेमस मूवमेंट रही है वो रही है टेंपल एंट्री। ये जो लोअर क्लासेस है लोअर कास्ट ग्रुप है उन्हें जो है वो टेंपल्स में एंट्री देने के लिए जो ये मूवमेंट जो लॉन्च की। इसके जो लीडर्स हैं सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर है आपका पेरियार। पेरियार जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इस ग्रुप के। और जो ये साउथ इंडिया में एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें कि जो लोअर कास्ट मूवमेंट जो चली है उसमें जो पेरियार का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी जो है उन्हें भी जो इनका रोल जो है रहता है। के केलापम ठीक है याद रखना। और टी के माधवन ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। साथ में ये भी याद रखना कि 1925 में जो है वो गांधी जी ने जो वैकोम को विजिट किया था एंड डिस्कशन विद द लीडर्स ऑफ द वेरियस कास्ट ग्रुप। जितने भी कास्ट ग्रुप थे उनके साथ जो डिस्कशन भी किया था तो इससे जो है वो बहुत हाइक मिली थी वैकोम सत्याग्रह को। नेक्स्ट है उसका फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन रिसेंटली अभी बना है ये बना है मुंबई में। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेकंड जो है वो सुलूर में बनेगा नियर कोयम्बटूर और थर्ड जो है वो गुवाहाटी में बनेगा। तो ये याद रखना ये एक्सपेक्टेड में है कि ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस फर्स्ट तो है वो मुंबई में बन गए। देन उसके बाद ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ सकते हैं। REC लिमिटेड won the SKOCS Coach ECG Award 2024 ये फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड फाइनेंस। तो रिन्यूएबल एनर्जी एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग जो ये अवार्ड मिलता है ये कंपनी है जिसको ये मिला है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो हमें याद रखना है वो है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 6 न्यू साइट्स ऑन द एक्ट जो रिसेंटली एड जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो है भोजेश्वर महादेव टेम्पल। भोजेश्वर महादेव टेम्पल जो है मध्य प्रदेश का ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को हेरिटेज साइट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनेस्को की बात करें सबसे पहले तो ये कि ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और यूनाइटेड नेशंस में जो है वो 6 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अदर एजेंसीज के नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस साथ में अगर हम बात करें जो यूनाइटेड यूनेस्को है यूनेस्को में जो है वो 3 तरह की साइट्स है। एक कल्चरल साइट है उसके बाद एक नेचुरल साइट है फिर है बिग साइट। तो ये जो कल्चरल साइट्स है ये भारत में है 34 नेचुरल साइट्स है 7 और एक बिग साइट है दैट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये बिग साइट है और आपको बताना है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है। देन उसके बाद 41st एंड 42nd 42 हमारे पास जो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इसमें जो 41 है वो है शांति निकेतन जो अभी सेंटर में है वो शामिल है। कमेंट बॉक्स में साथ में ये भी बताना है कि 39 ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। ये दोनों के नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है रिप्लाई करने आंसर करनी है ये याद रखिएगा। यूनेस्को का काम है पीस एंड स्टेबिलिटी प्रमोट करना बाय मींस ऑफ कल्चरल कि कल्चर के थ्रू कल्चर एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रमोट करके प्रोटेक्ट करके जो है वो हमें क्या करना है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करके क्या है पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है ये याद रखना। 8 कोर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में रहती है पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी स्टील कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सीमेंट फर्टिलाइजर्स। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया की जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है और यहाँ से जो पूछा भी जाता है कि इसका जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है तो ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मेरिट्स ये 2023 को डिक्लेयर किया था। और साथ में इसके इंपॉर्टेंट रहता है पोषण माह हर साल जो है वो सितंबर मंथ को जो है वो एज अ पोषण माह जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ पीआईबी रिसेंटली अपॉइंट हुए यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है अपॉइंट हुए शेफाली बी साइलम ये याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है जुडिथ ठीक है सुमीवा ठीक है टुलुका ये नाम याद रखना। और कॉन्गो जो है वो इक्वेटर को जो है 2 बार काटती है रिवर है कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ऑपरेशन संकल्प है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन
ऑपरेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है जो लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। देन उसके बाद लास्ट नेक्स्ट है हमारा कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, ये याद रखना इन टर्म ऑफ कार्गो, कार्गो के टर्म में अभी जो बन गया है वो बन गया पारादीप पोर्ट, ये याद रखना एयरपोर्ट है ये, और इसमें अभी जो है वो पारादीप पोर्ट जो है वो जो अभी उड़ीसा में है ये, और ये सबसे लार्जेस्ट जो पोर्ट कार्गो कार्गो जो बन गया, ये एयर नहीं है, ये पोर्ट है, याद रखना लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ कार्गो बन गया पारादीप पोर्ट, जिसे सरप्राइज किया गया दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट ऑफ गुजरात को जो है सरप्राइज। देन उसका नेक्स्ट आता है जीआई टैग, इसमें जीआई टैग, जीआई टैग जो इसी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जीआई 2099 साल के लिए जो वैलिड होता है, 10 साल बाद जो दोबारा जो दिया जा सकता है, किसी भी हमारे नाम पर कैमरा है जो है वो जीआई टैग मिला है, उसके बाद 10 साल हो जाते हैं पूरे, तो अगले 10 साल बाद जो उसको रिन्यू किया जा सकता है। मेन टारगेट है कि जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को और नेक्स्ट है मैरीटाइम डे, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और थीम की अगर हम बात करें तो टॉपिक है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ग्रीन इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन न्यूज में आ रहे हैं, जो ग्रीन इलेक्शन जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ग्रीन इलेक्शन की अगर बात करें फोकस किया जा रहा है, तो इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है जिसमें कहा है कि हमें क्या करना है, हमारे इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में बात की है कि जो इलेक्शन कैंपेन्स है वो जो है वो हमें क्या करना है वो मींस कि हमें क्या करना है यूज करते हैं, लाइक कि नॉन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है फ्रेंडली कैंपेन मोड को जो प्रमोट करते हैं, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि हमें जो है वो रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज पर फॉलो करना है। तो हमें अगर पैम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस रिड्यूस और रिसाइकल इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। डिजिटल कैंपेन्स को यहाँ पर जो प्रमोट करना बेस्ट रहेगा, जिसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वो आता है COP29 के बारे में बात की गई है। जो COP29 है ये होने जा रहा है अजरबैजान बाकू में नवंबर 2024 में। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। COP27 सबसे पहले बात करें तो UNFCCC आपके COP27 ही हुई थी इजिप्ट में, और इसमें बात की गई थी लॉस एंड डैमेज फंड फॉर क्लाइमेट डिजास्टर रिकवरी इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाना था जिसमें जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स जो हुई है डेवलपिंग कंट्रीज में उसके रिकवरी के लिए। देन COP28 में जो है वो दुबई में हुई थी, यहाँ पर फोकस किया था कि हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो ट्रांसफॉर्म करना है, कि वी नीड टू ट्रांसफर टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ पर इस बात पर फोकस किया है, और इसका जो टारगेट रखा है वो 2030 रखा है। देन उसके बाद COP29 में हमने बात की है कि हमें क्या है, नाउ टर्न टू फाइनेंस डिस्कशन, जिसमें हमने बात करें पर्टिकुलरली द न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल्स। न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल्स का मतलब क्या कि ये डेवलप्ड कंट्रीज ने डिसाइड किए, जिसमें क्या कर रहे हैं वो मस्ट बी फ्रॉम द 2025 से चलेंगे, और यहाँ पर जो है वो अराउंड $100 बिलियन पर ईयर जो वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो क्लाइमेट्स को जो है फाइनेंस कर सके, डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट्स को फाइनेंस कर सके। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो फिक्स्ड फाइनल अमाउंट है, जो फाइनली जो अमाउंट डिसाइड किया जाएगा वो COP29 बाकू में जो है वो अजरबैजान में किया जा सकता है। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा कि इंडियाज इनिशिएटिव रिलेटेड टू द वुमेन न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिंग चाइल्ड मॉर्टेलिटी। इसमें पोषण अभियान सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 2022 में जो है वो गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था, जिसमें 2022 में नहीं 2022 तक टारगेट रखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि मल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया को बनाना है। तो इसमें ही जो है वो नेक्स्ट जो पोषण 2.0 आता है, ताकि जो है वो हम क्या करें, इफेक्टिव एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द पोषण अभियान है उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जो हम यहाँ पर जो है साथ में जो है एनहांस कर सके, इसके लिए जो हमने पोषण अभियान 2.0 जो है वो चलाया था। एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो है वो लॉन्च किया था सरकार ने 2018 में, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन शक्ति में जो है दो जो है वो कंसेप्ट, दो इनिशिएटिव आते हैं, एक संबल और एक आता है समृद्धि। संबल में अगर हम बात करें तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन की बात करेंगे, कि वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की संबल में, और समृद्ध में अगर हम बात करें एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, ये याद रखना। अदर इनिशिएटिव्स में अगर हम बात करें तो वन स्टॉप सेंटर, यानी कि आपका
बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना एलपीजी से रिलेटेड है, जिसमें एलपीजी गैस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, गृहिणी योजना है, जिसमें गृहिणी जो है वो यहाँ से लिंक करती है उज्ज्वला के साथ। एलपीजी इसमें जो एलपीजी जो सिलेंडर है वो पहल इनिशिएटिव भी इसमें एक आता है। इनिशिएटिव से रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी गगन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों का जॉइंट एफर्ट है कि इसमें जो है वो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज जो है वो किया जा रहा है। सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन जो सर्विसेज है उसको जो भारत में फॉलो किया जा रहा है। गगनयान के अंडर ये याद रखो, ये अल्टरनेटिव मतलब इससे ताकि नेविगेशन में जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसरो की अगर हम बात करें तो ये बना है 3 अगस्त 1969 और एस सोमनाथ। उसके बाद है सीपीडब्ल्यूडी, यानी कि आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये 1854 में बना था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड डलहौजी, और रिसेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर जो है। इंटरनेशनलाइजेशन यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन मतलब क्या हुआ इसका कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन रुपी का जो है ट्रांजेक्शन यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं उसमें जो है वो रुपी का यूज करना है। ये इनिशिएटिव है, इट इन्वॉल्व्स द रुपी, इट इन्वॉल्व्स कि अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि किसी और करेंसी पर डिपेंड नहीं है, फॉरेन करेंसी पर हम क्या कर रहे हैं अपनी ही करेंसी में जो है वो किसी के साथ भी किसी अदर कंट्री के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस है कि इससे क्या होगा, डॉलर पर डिपेंडेंस हमारी कम होगी, प्लस जो 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 करेंसी क्राइसिस ड्यू टू द लाइक अगर डॉलर में इंक्रीज हो रहा है, डॉलर इंक्रीज हो रहा है तो रुपये में क्राइसिस आ रहे हैं तो उसको भी ये एड्रेस करेगा। और प्लस साथ में यह है कि भारत को फिर जो है वो बड़े लंबे लेवल पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो स्टोर करने की रखने की जो है होल्ड करने की जरूरत यहाँ से नहीं है। और रिसेंटली अगर हम बात करें यूज में क्यों है तो उसमें है कि आरबीआई एंड बैंक ऑफ आरबीआई ठीक है और साथ में बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने जो साइन किया है एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर एस्टेब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क प्रमोट द यूज ऑफ द लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लोकल करेंसीज को यूज करने के लिए जो है वो आरबीआई ने और साथ में जो आपका बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने वो एमओयू साइन किया है। इससे पहले जो है वो मलेशिया के साथ भी सिमिलर जो है वो एमओयू साइन हो चुका है। और यूपीआई की अगर हम बात करते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है, यहाँ पर भी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन अगर हम बात करें तो रुपये में हो सकती है और इससे भी जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपये हो रही है क्योंकि यूपीआई जो है वो आपका सिंगापुर, भूटान, नेपाल, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका और मॉरिशस यहाँ पर जो है वो भी यूपीआई वर्क कर रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया कि ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है बिटवीन द रेजिडेंट कि भारत के जो रेजिडेंट्स हैं अभी जो प्रेजेंट भारत में है प्लस साथ में फॉरनर्स के बीच में एक फाइनेंशियल साल कि पूरे एक साल में जो है वो जितना भी जो रिकॉर्ड होगा रिगार्डिंग योर ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट एंड द फॉरनर्स उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दो तरह का होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है और कैपिटल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है। यूपीएससी से लेकर हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम या एज वेल एज अदर स्टेट्स में भी अगर हम बात करें वहां पर भी यहाँ से जो है क्वेश्चन आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज में सबसे इसमें जो करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज आती है, इनकम आती है और इनकम में अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इनकम आता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये याद रखना। और साथ में करंट ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिफ्ट, एड और रेमिटेंसेस जो है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कंपनसेशन जो एम्प्लॉइज को दी जाती है डेट वो भी आपका जो है वो करंट अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट में अगर हम बात करें तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द कैपिटल एसेट्स, ठीक है, साथ में यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूड होती है, ठीक है, जिसमें एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई मतलब जो डायरेक्टली इन्वेस्ट हो रहा है और एफपीआई जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना। बैंकिंग कैपिटल भी यहाँ पर इंक्लूड होता है जो एनआरआई डिपॉजिट होते हैं, प्लस साथ में लोन्स जो है वो आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं, याद रखना लोन जो है वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं और गिफ्ट, एड और रेमिटेंसेस जो है वो आपकी करंट अकाउंट में आते हैं। इसके साथ करेंसी कन्वर्टिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो न्यूज में रहती है, वो है कि फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू द अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा। की भारत की करेंसी जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो हम वहां पर जो है वो इंडियन रुपी देंगे और वो उतने ही की जो है वो हमें इंडियन अपनी करेंसी दे देंगे। सिमिलर ऐसा कोई फॉरेनर भारत में आ रहा है तो उसको जो है वो उसकी फॉरेन करेंसी की जगह जो लेकर जो है वो उसको इंडियन रुपी देंगे ताकि जो है वो इजीली जो है वो
यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर सके रिगार्डिंग करेंसी, उसको कोई चैलेंजेस जो है वो पैसे को लेकर नहीं फेस करना, तो उसको कहते हैं करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। देन उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल साउथ की। ये टर्म जो है वो बहुत न्यूज में रह रही है और ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो आपका ग्लोबल ये साउथ है, यहाँ पर जो आपका इंक्लूड करते हैं वो इंक्लूड होती है लेस डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूड होती है, और जो नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ की अगर हम बात करें तो वहां पर मोर डेवलप्ड कंट्रीज होती है। तो ये टर्म है जस्ट डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो है वो डिफाइन करने के लिए, एज सच इसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस नहीं है। और इसमें जो कंट्रीज इंक्लूड होती है तो लैटिन स्पीकिंग जो अमेरिकन कंट्रीज है वो, अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, लेकिन एशियन में सारे नहीं। इसमें जब आपका चाइना को एक्सक्लूड किया गया है, जापान को एक्सक्लूड किया गया है, नॉर्थ साउथ कोरिया को एक्सक्लूड किया गया है, नॉर्थ भी साउथ कोरिया को एक्सक्लूड किया गया है, प्लस साथ में ऑस्ट्रेलिया को इसमें जो बाहर निकाला गया है। तो इसमें अदर कंट्रीज इंक्लूड होती है और मोस्ट प्रोबेबली इनके कॉमन इंटरेस्ट है, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहला तो ये डेवलपिंग कंट्रीज है। डेवलपिंग कंट्रीज के कॉमन इंटरेस्ट सबसे पहले तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, दूसरा इंटरेस्ट हो सकता है कि जो चैलेंज हो सकता है इनके लिए वो हो सकता है कि टेररिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है एक यहाँ से। देन उसके बाद G77 आता है, ये देखिए G77 ये लार्जेस्ट ग्रुप उस टाइम का रहा है, लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेवलपिंग नेशन एट दैट टाइम, ये याद रखना। और ये बना था 1964 में, ये बना है आपका 1964 में, ये इंपॉर्टेंट है। और ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एट जेनेवा, जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर वही बने, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर हम बात करें अभी रिसेंट में क्या हुआ कि जुपिटर का यहाँ पर जो है वो आपका टेलिस्कोप के बेसिस पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है वो क्या हुआ है आपका ओजोन को डिस्कवर किया। ओजोन का मिलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ की। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन करके बनाते हैं, लेकिन वो 3 इससे जो है वो लाइफ की पॉसिबिलिटी जो है वो हो जाती है। और ये टेलिस्कोप जो है वो आपका, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट मून सोलर सिस्टम है। फर्स्ट है वो है जुपिटर का ही मून है ये, याद रखना। और गैनमेड या गनमेड, ठीक है। सेकंड है टाइटन, ठीक है, ये सैटर्न का है, ये याद रखना, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है। और ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन दो तरह की होती है, गुड और बैड। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है जो हमें प्रोटेक्ट, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, जो हार्मफुल यूवी रेज प्रोटेक्ट करती है। और बैड ओजोन की अगर हम बात करें तो वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग जो पोल्यूटेड है उनकी वजह से यहाँ पर जो है वो पोल्यूटेड जो है वो एटमॉस्फेयर में पहले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फिर ओजोन बनाते हैं। इसको जो है फिर यहाँ पर जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है उसको सेकेंडरी जो है वो पोल्यूटेंट भी कहते हैं। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट की जो है वो एग्जांपल जो है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोंडा नेशनल पार्क। कोंडा नेशनल पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में, और इसको नेशनल पार्क का स्टेटस जो है वो आपका 2009 में दिया गया है। इससे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी रहा है 1978 में। और इसको जो है वो फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया है 1882 में बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। दैट मींस इसका जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो है वो नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर जो है वो आपका मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो अपने लीव्स को जो है वो शेड करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइक्रोप्लास्टिक की अगर बात करें तो ये लेस देन 0.2 इंचेस, इसको कहें लेस देन 5 मिलीमीटर से डायमीटर प्लास्टिक होता है। और ये प्लास्टिक को बहुत यूज किया जाता है वाटर बॉटल्स को बनाने के लिए और कैरी बैग्स को, कि हमारे डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है। और ये जो है वो पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, प्लस साथ में एयर पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, उसका मैरिटाइम इकोसिस्टम है, मैराइन इकोसिस्टम, उसके लिए भी बहुत डेंजरस है, ये नॉन डिग्रेडेबल है। पर ये जो है मैग्निफिकेशन या बायो एक्टिवेशन का ये क्या करते हैं, हमारी जो फूड चेन है उसका भी पार्ट अब जो है बन चुका है। इसलिए जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है बैन लग जाती है, तो प्लास्टिक बॉटल्स को भी अवॉइड करना चाहिए। नेशनल मेडिकल कमीशन यूज में है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड ऑफ रिप्लेस किया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। पोजीशन की बात करें तो 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें चेयरमैन होता है, 10 एक्स होते हैं, और 22 जो मेंबर्स। इसका जो मेन काम होता है नेशनल मेडिकल एजुकेशन के साथ में मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये रिप्रेजेंट करता है फॉर द नेशन। अगली प्राइड जो है वो न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है जो अभी रिसेंटली टेस्ट फायर हुई है।
और अगर हम बात करें मिसाइल की तो ये डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया। डीआरडीओ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने जो इसको टेस्ट फायर किया कहां से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा से जो है उसको टेस्ट फायर किया है। और अग्नि 5 की अगर बात करें तो ये न्यूक्लियर कैपेबल है, सबसे पहले तो याद रखना न्यूक्लियर कैपेबल जनरेशन मिसाइल है, लाइटर देन द अर्लियर सीरीज की जो मिसाइल सबसे लाइटर है, और ये ट्रांसपोर्टेड बाय रोड रेल के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, प्लस स्टोर फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए भी जो है उसको स्टोर किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो these are launched in these are launched directly into the earth atmosphere, ठीक है, they can travel outside the atmosphere। याद रखना ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है वो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर भी जो है ट्रैवल कर सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद ये जो है वो अपने एयरक्राफ्ट शिप सबमरीन लैंड कहीं से भी जो है वो लॉन्च की जा सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी यूसेन मिसाइल। यूसेन मिसाइल की अगर हम बात करें तो गाइडेड मिसाइल है, सबसे पहले याद रखना, और अगेंस्ट टेरिस्ट्रियल, ठीक है, टेरिस्ट्रियल और नेवल टारगेटिंग करती है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही रिमेन करती है, अनलाइक बैलिस्टिक एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाती है, लेकिन ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है एंड फ्लाइज विद द सेम प्रोपोर्शन। ये जो है उनकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट हो रेटिंग का टारगेट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ए AH, ये याद रखना, यानी कि स्मार्ट एआई असिस्टेंट्स को है। ये जो है वो आपको WHO ने जो रिसेंटली अनाउंस किया है और WHO ने इसको लॉन्च किया है, इसे याद रखना। डिजिटल हेल्थ को प्रोमोटर ये याद रखना, ये डिजिटल हेल्थ से रिलेट कर रहा है, ये इम्प्लीमेंट है उसको लॉन्च किया है WHO ने। शैलो फेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, शैलो फेक्स और डीफेक्स, शैलो फेक्स उसके टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एआई का यूज करता है फोटो एडिटिंग देख रहे हैं, इलेक्शन के टाइम उसके रिगार्डिंग ये रह रहा है, इसके रिगार्डिंग डीफेक्स भी है। डीफेक्स में क्या है, ऑडियो इमेजेस पुट टुगेदर विद द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू स्प्रेड ए मिस इन्फॉर्मेशन। तो डीफेक्स में हम मशीन बेस्ड लर्निंग इसमें एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, और इसमें जो आपका शैलो फेक्स है ये नॉर्मल एडिटिंग के थ्रू भी जो है पॉसिबल हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट आकाशदीप, तो ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, जिसमें टारगेट है कि इंडियन आर्मी जो अपने डिफेंस एयर डिफेंस जो कैपेबिलिटीज है उसको जो है वो एक्सपैंड, उसको इंक्रीज करने का जो एनहेंस करने का यहाँ से जो है वो प्लान जो है वो सरकार जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो बना रही है, ये याद रखना। गगन शक्ति ये 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में हो रही है, और ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये याद रखना। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये कंसेप्ट ये भी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो 1932 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और चीफ ऑफ एयर डिफेंस की अगर हम बात करें कि एयर चीफ मार्शल जो है वो हमारे विवेक राम चौधरी है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। टाइगर ट्रिप 2024 की अगर हम बात करें तो 40 डेज बायलैटरल एक्सरसाइज जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में हुई बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रोहन बोपन्ना और साथ में उनके जो जोड़ीदार है मैथ्यू एबडीन, ठीक है, एबडन, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, मियामी जो है वो मास्टर्स डबल टाइटल जो है वो टेनिस का जो है वो ये जो है वो जीत लिया, और ये रिकॉर्ड जो है वो बनाई जा रही है। सो ये थे हमारे अप्रैल फर्स्ट मंथ के करंट अफेयर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।